बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करते हैं अभी का टेस्ट।
हम्म, ऐसा ऐसा कहो। नहीं, अभी कर लीजिए हाँ। ये तो कितनी बार है चेंज बात। हाँ, किताब को कितना नाम लिख दिया हो। ये यार गेट होने से चाहिए। बताओ, फोटो कर दीजिए जरा। ये तो इवेंट ले रहे थे। मुझे नहीं लगा। मुझे नहीं लगा। ओके ओके। ये तो छोटी मोटी बैटरी है ये सो एक कैसे चला। सुबह 11 बजे मैं टेस्ट के बाद हम मुझे उसको पहले से रहे हैं सर्दी लोग याद है ना तुमको? नहीं बिल्कुल।
मुझे मेरा फोन योग्य बात है, टाइम एंड स्पेस से आजाद हो। आजाद।
Now I'm taking class, okay? तो ये लास्ट क्वेश्चन है। So 25 with progesterone. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जी। A 28-year-old man presents with acute onset of dyspnea and pleuritic chest pain. He has a history of recent orthopedic surgery. His oxygen saturation is 85% on room air. Physical examination reveals tachycardia and clear lung fields. ठीक है, तो यंग पेशेंट है, उसकी क्या हुई है, उसकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी मीन्स उसको कोई फ्रैक्चर होगा। जो भी फ्रैक्चर वाला पेशेंट हो उसको लंबे अरसे तक लेटना पड़ता है। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की हिस्ट्री के साथ क्लियर लंग फील्ड्स और डिस्निया की हिस्ट्री हो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी आना है। ठीक है, निमोथोरेक्स में पेशेंट को के चेस्ट में साइलेंट चेस्ट होती है, उसमें एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगी। एआरडीएस का पेशेंट जो होता है उसमें वो चेस्ट में बायलेटरल कैपिटेशंस होती हैं, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं इसको। ठीक है, निमोनिया के साथ पेशेंट को फीवर, कफ, स्पुटम की हिस्ट्री होती है और चेस्ट में ब्रोंकियल ब्रीथ की फाइंडिंग्स मिलती है आपको। ठीक है, तो बेड रिडन पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट एग्जामिनेशन पे ऐसा कोई खास फाइंडिंग ना मिले तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। तो इस पेशेंट के एग्जामिनेशन पे हमें उसकी डीवीटी के लिए भी देखना चाहिए कि उसको डीवीटी भी इतनी डेवलप हो गई। अच्छा, a 45 man presents with a chronic cough for 6 months and cranial hemoptysis. He is non-smoker but has a history of repeated childhood lung infections. Chest X-ray shows tram track opacities. तो यहाँ से ही आप लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं कि प्रोडक्टिव कफ है। प्रोडक्टिव कफ से क्या मुराद है, जब भी खांसी करता है खांसी के साथ बलगम आती है। ठीक है, साथ कभी कभी उसको बलगम में खून भी आता है।
स्मोकर नहीं है, अगर स्मोकर होता तो हम सी लंग वगैरह की तरफ जाते, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाते। तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंसेस, ये टिपिकल फीचर है ब्रोंकाइक्टेसिस का। ठीक है। ब्रोंकाइक्टेसिस में क्या होता है कि आपके जो ब्रोंकाई होते हैं उनकी परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है। ठीक है। जब आप पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद सिक्रीशन आती है, लंग ब्लॉक ब्रोंके की ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज के जो बैकवर्ड पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन की वजह से फिर ब्लॉकेज हो जाती है, तो एक ना एक विशियस सर्कल चल पड़ता है अनटिल के आपकी जो हैं ब्रोंकाई वो परमानेंटली इलाज हो जाते हैं। तो जब परमानेंट इलाज हो जाए उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स आपके पास क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ के साथ आते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का पार्ट है, इसमें पेशेंट को कफ विद स्पुटम होता है साल में 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट। टीबी में फीवर की, नाइट स्वेट्स की हिस्ट्री होती, लंग एब्सेस में नमूनिया की हिस्ट्री होती, और स्विंगिंग पायरेक्सिया, बुखार होता है चढ़ता है, इसमें लाइम से स्विंगिंग पायरेक्सिया होता है। अच्छा, 32 women with asthma present with increased wheezing and nocturnal symptoms 3 times a week. Spirometry shows an FEV on a 70%. She is on a short-acting beta agonist as needed. तो यानी कि नॉन एस्थमा का नॉन केस है। अब वो कई बार बीटा एगोनिस्ट पे है। बीटा एगोनिस्ट कौन सी दवाई है? साल्ब्यूटामोल। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सी है? साल्ब्यूटामोल, जिसको हम लोग, आप लोग जानते हैं वेंटोलिन के नाम से। ठीक है, वेंटोलिन के नाम से आप इसको जानते हैं। अच्छा, आपको पता है एस्थमा की जो मैनेजमेंट होती है वो स्टेप वाइज होती है। स्टेप वाइज मैनेजमेंट से क्या मुराद है? इनिशियली जब आपका पेशेंट प्रेजेंट होता है तो आपको कभी कभी उसको कहते हैं कि कभी कभी इनहेलर ले लिया करो साल्ब्यूटामोल का। ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप होता है आप उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर देते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज बढ़ा देते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप पेशेंट को ओरल स्टेरॉइड दे देते हैं। ठीक है। तो जब उसकी अलामत बेहतर हो जाती हैं तो आप स्टेप डाउन ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसमें पेशेंट को अभी स्टेरॉइड ले ही नहीं रहा, तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे उस पेशेंट को। अच्छा जी, पहले हम लोग इनहेल्ड देंगे, बाद में जाके उसको ओरल देंगे। अच्छा, a 60-year-old smoker with a sudden onset of severe chest pain and dyspnea. Chest circulation shows deep sulcus sign on the right side. What is the most appropriate initial management? आप पेशेंट है, इस पेशेंट को हुआ क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और चेस्ट पेन है जो कि सडनली नॉन सेट है। सडनली नॉन सेट के कुछ डिजीज जो आप लोगों के जेन में हों, वो क्या है? एकदम सांस खराब हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोथोरेक्स, और बच्चा है खेल रहा था, एकदम सांस खराब हो गया, तो उसने हो सकता है कोई चीज़ जो है ना उसने एस्पायरेट कर ली हो। तो सडन ऑनसेट के साथ ये 3-4 सिनेरियो आप लोगों को आते हैं। और चौथा होता है एनजाइटी। ड्रामा देख रहे थे, मूवी देखते हुए कुछ जज्बाती सीन आया तो एकदम सांस खराब हो गया, या किसी घर वाले के साथ लड़ाई हुई है और सांस खराब हो गया। ठीक है। तो इसमें इसमें बेसिकली ये सिनेरियो है, ये जो साइन है जिसको डीप सर्कल साइन कहते हैं, ये बेसिकली निमोथोरेक्स का साइन है। ठीक है। अब ये पेशेंट चूंकि इसको सिम्टम्स आ रही हैं, तो सिम्टम वाले पेशेंट को हमेशा हम लोग ट्रीट करते हैं, तो नीडल थोरेकोस्टमी नीडल लगा के वहां से उसको निकालने की कोशिश करेंगे एयर को। अच्छा, 16-year-old man with a history of COPD present with worsening dyspnea and increased sputum production. ABG shows pH 7.3, PCO2 60 and PO2 is 55। जो सीओपीडी का पेशेंट है, नॉन केस है, सीओपीडी के पेशेंट के बाद को लंग्स खराब होते हैं पहले से ही, अब उसका स्पुटम प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसको सीओपीडी की एक्सर्सरबेशन हो गई है। ठीक है, सीओपीडी वर्स हुआ है उस पेशेंट का। और एबीजीज पे अब 7.3 का मतलब है कि पेशेंट की को एसिडोसिस डेवलप हुआ है। नॉर्मल पीएच होती है 7.35 to 45, 7.45, और CO2 रिटेन कर रहा है। CO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45। तो CO2 रिटेन हो रही है। CO2 एक एसिडिक गैस होती है, इस वजह से इसकी पीएच डिक्रीज हो गई है।
तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस पेशेंट को एनआईवी देंगे। अभी कॉन्शियस है तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देंगे, इसको हम बाईपैप भी कहते हैं, बाईपैप भी कहते सही हैं। आ रहा ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें जब तक पता ना हो तो ऑक्सीजन अवॉइड करनी चाहिए। सीओपीडी के पेशेंट में ऑक्सीजन का टारगेट होता है हमारा 88 टू 92। करेक्ट नहीं करना, हाइपोक्सिया बिल्कुल करेक्ट नहीं करना, जैसे ना आम लोगों में करते होते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस होता तो इंटुबेट करते हैं। अभी पेशेंट कॉन्शियस है तो अभी हम लोग पेशेंट को बाईपैप देंगे। अच्छा, 30-year-old non-smoker present with a chronic dry cough for the past 3 months. She denies dyspnea. ड्राई कफ है, चेस्ट एक्सरसाइज नॉर्मल, स्पायरोमेट्री रिवील्स ए माइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। ठीक है, यंग पेशेंट है, स्मोकर नहीं है, और उसपे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आ रहा है रेस्पिरेटरी। आपको पता है रेस्पिरेटरी डिजीज दो तरह की होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली कौन सी डिजीज है, एस्थमा। अगर एस्थमा के पेशेंट में पेशेंट के घर में चली भी जाऊं तो चूज के ये देनी। एस्थमा के पेशेंट में अगर हम लोग क्या कहते हैं उसको, चेस्ट नॉर्मल हो तो उनको हम प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं, प्रोवोकेट करते हैं। मीन्स कि आपने अस्थमा के मरीज देखे होंगे ना, जो उनको किसी चीज से उनका वास्ता पड़ता है, मीन्स कि मट्टी से, पोलन से, तो उनका सांस खराब होता है, तो उनको मीथा कोलिन कोलिन चैलेंज टेस्ट हम इस पेशेंट का करवाएंगे, ये देखने के लिए कि उसको अस्थमा ही है या क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, HRCT हम लोग करवाते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती, या पेशेंट को निमोनिया कोई चीज़ ऐसी होती। अब उसने स्पेसिफिकली दे दिया है कि उसकी एग्जामिनेशन ठीक है और स्पायरोमेट्री पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है, कोई मैस लाइक लीजन आती तो हम ब्रोंकोस्कोपी की तरफ जाते, और सार्कोडोसिस का डायग्नोसिस बना हुआ होता तो एस लेवल्स करवाते। इसकी ना रिकॉर्डिंग कल भी आप लोगों को मिल गई होगी। आप लोग ना इसके बाद ना वो कीजिएगा, जितनी मैं बातें एक्स्ट्रा बोलता हूँ ना, उनकी ना नोट्स बनाया बनाया करें, एक दो क्योंकि एक एक जो अ, वो है, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन है, उन सब के अंदर MCQs होते हैं। अच्छा, a 56-year-old man presents with hemoptysis and weight loss. He is smoker with a 40-pack-year history. Chest X-ray shows a cavity lesion in the upper lobe. तो स्मोकर है और वेट लॉस है विथ हेमोप्टिसिस। तो स्मोकर है, वेट लॉस है, तो इसमें हम लोग, इसमें अगर फीवर की हिस्ट्री होती ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाते, लेकिन जो कि स्मोकर है और 40 साल की हिस्ट्री है स्मोकिंग की, तो लंग कैंसर। लंग कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। ठीक है, तो हेमोप्टिसिस की काजेज आपको पता हो, हेमोप्टिसिस की क्या काजेज होती हैं, टीबी हो सकती है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एबी मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। ठीक है। जब आपको जरूरत है तो मेरा भी कर अच्छा, सकता है और मेरा भी काम है। बोर्ड में जो Hello, excuse me, Miss Abiha. Ye- अच्छा जी, a 50-year-old man with a history of working in shipyard present with progressive dyspnea. Chest X-ray reveals the pleural plaque and interstitial fibrosis. What is the most likely diagnosis? शिपयार्ड वर्कर्स के अंदर क्या होता है, एस्बेस्टोसिस। ठीक है, जो लोग काम करते हैं मार्बल की फैक्ट्रीज पे उनको सिलिकोसिस, जो लोग ये जो होती है कोल वर्कर्स, क्या कहते हैं उसको, कोयले की काम में काम करते हैं, उनको निमोकोनियोसिस, कोल वर्क निमोकोनियोसिस। और सार्कोइडोसिस आपको पता है, नॉन कैजुलेटिंग ग्रेनुलोमास होती है लंग्स के अंदर। ठीक है, सिलिकोसिस के साथ आपको ट्यूबरकुलोसिस का सिनेरियो आ सकता है, एस्बेस्टोस के साथ आपको मेसोथेलियोमा का सिनेरियो भी आ सकता है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है मेसोथेलियोमा, आपकी जो प्लूरा होती है उसका मैस बन जाता है पेशेंट को।
जिनको अंडरलाइंग एस्बेस्टोसिस होती है। अच्छा, 35-year-old अफ्रीकन अमेरिकन प्रेजेंट विद फटीग, वेट लॉस एंड erythema nodosum. Chest X-ray shows bilateral high lymphadenopathy. Which diagnosis test is most helpful to confirm the diagnosis? तो यहाँ तक आप लोगों को क्या डायग्नोसिस लगता है? erythema nodosum with lymphadenopathy और पेशेंट है अफ्रीकन अमेरिकन, दैट इज सार्कोडोसिस। तो डायग्नोसिस इज सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस के लिए हम लोग जो टेस्ट कंफर्म करने के लिए चाहिए वो हमें बायोप्सी चाहिए। ठीक है, बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा? नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास। ठीक है, आल्दो हम लोग एस लेवल स्मोकिंग वाज और HSCT भी करवाएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन था कंफर्म करने के लिए क्या चीज करनी है। कंफर्म करने के लिए दैट इज HRCT, सॉरी लिम्फ नोड बायोप्सी। ठीक है, HRCT पे हमें लेट स्टेज पे जाके सार्कोडोसिस में फाइब्रोसिस हो जाती है, वो हमें नजर आ जाती है। ब्रोंकियल वाल पे हम लोग लिम्फोसाइट देख लेते होते हैं, ऐसे बड़े हुए होते हैं पेशेंट्स के अंदर। सर इसमें एस लेवल भी चेक करेंगे सार्कोइडोसिस में? एस लेवल जो है ना वो डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है, जी डायग्नोसिस के लिए लिम्फ नोड बायोप्सी ही होगी। अच्छा, a 60-year-old man with history of liver cirrhosis presents with dyspnea. Chest X shows a large isolated proliferation. Thoracentis with a low protein content and LDH within normal limits. तो ये पेशेंट को जिसको CLD है, CLD के पेशेंट में ascites के साथ हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स हो जाता है। तो ये इसमें डायग्नोसिस बाद हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स। ठीक है, तो ये जो लो प्रोटीन और नॉर्मल LDH का मतलब है कि जो फ्लूइड था वो ट्रांजिडेटिव था। तो ट्रांजिडेटिव के ऑप्शन कौन कौन सी थी? एक हेपेटोहाइड्रोथोरिक्स था और एक CCF था। ठीक है, बाकी एम्पाइमा और टीबी के अंदर जो फ्लूइड होना था वो एक्सुडेटिव होना था। एक्सुडेटिव से क्या मुराद है कि उसके अंदर इंक्रीज प्रोटीन होनी थी। ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन इंक्रीज होगी एक्सुडेटिव फ्लूइड के अंदर। तो इसमें हमें कोई हार्ट फेलियर का फीचर नहीं दिया हुआ, CLD जो कि दिया हुआ था, तो CLD के साथ हेपेटिक हाइड्रोथोरेसिस एसोसिएटेड है। अच्छा, a 65 man presents with progressive dyspnea and dry cough. He has clubbing and fine respiratory crackles. HSCT shows reticular pattern with honeycombing. What is the most likely diagnosis? तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का सिनेरियो है ये। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की बड़ी इंपॉर्टेंट काजेज IPF, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, एग्जैक्ट इसी तरह इस पेशेंट आता होता है रियल लाइफ में भी, कि उसको कफ होती है जो कि ड्राई होती है, मीन्स कि उसका स्पुटम नहीं होता, सांस चढ़ता है, एग्जामिनेशन में क्लबिंग होती है, चेस्ट में क्रेपिटेशंस होती हैं, और HRCT के ऊपर रेटिकुलर पैटर्न होता है विद हनीकॉम्ब अपीयरेंस। ठीक है, निमोनिया में साथ फीवर की हिस्ट्री होती, हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस की भी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट निमोनिया के जैसी होती है, लेकिन उसके साथ आप लोगों को किसी चीज़ की एक्सपोजर होता है। लाइक पेशेंट ने कोई काम करता है किसी ऐसी जगह पे, या मुर्गियों का काम करता है, मुर्गियों की जो वेस्ट है उससे उसको सांस खराब होता है। COPD में स्मोकिंग की हिस्ट्री आपको मिलती, COPD में क्लबिंग नहीं होती। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, COPD के पेशेंट में क्लबिंग हो तो इसका मतलब है कि वो अब COPD से आगे काम चला गया है। COPD विद क्लबिंग मींस पेशेंट हैज डेवलप्ड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, उसको CA डेवलप हो गया, malignancy डेवलप हो गई है। अच्छा, 45-year-old woman presents with progressive dyspnea, fatigue, physical examination reveals a loud pulmonary component of the second heart sound and is signs of right heart failure. तो ये किस चीज़ के फीचर्स हैं? प्रोग्रेसिव डिस्निया, फटीग, फिजिकल एक्सरसाइज, लाउड पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। ये है पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है। एको शोज एलिवेटेड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, विच आर वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने का जो बेस्ट टेस्ट है दैट इज राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। मीन्स के हम लोग डायरेक्ट प्रेशर मेजर कर लेंगे इसका, जैसे हम लोगों ने कल कार्डियोलॉजी में किया था कि पेशेंट के लंग्स का मसला, हार्ट का मसला हो तो लंग्स खराब हो जाती है, क्योंकि लंग्स से ब्लड आना भी है हार्ट के अंदर और हार्ट से ब्लड लंग्स में जाना भी है। ठीक है, अगर हार्ट से ब्लड ज़्यादा जाए लंग्स के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं। उन परमानेंट चेंजेस की वजह से प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी
एलिवेटेड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखो तो डायरेक्ट प्रेशर मेजर कर सकते हैं कैथराइजेशन के थ्रू। जो बेस्ट टेस्ट है वो कैथराइजेशन है। सीटी स्कैन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं हमें बता तो सकेंगे कि यहाँ पे पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, कोई सीओपीडी है, लेकिन प्रेशर नहीं बताएंगे। ठीक है, वीक्यू स्कैन हम लोग करवाते होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। जो पल्मोनरी का सिनेरियो नहीं था, ये टिपिकल सिनेरियो था पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। तो आप लोग आगे पार्ट 2 करेंगे एफसीपीएस वगैरह, तो उसमें हम लोग इसको बड़ा याद करते होते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के क्या फीचर्स होते हैं। अच्छा, a 50-year-old man present with sepsis and acute hypoxemic respiratory failure. Chest release bilateral infiltrates. PO2 and FiO2 ratio is 150, which is finally is required to diagnose ARDS. ARDS को जैसे मैंने कहा, ARDS is acute respiratory distress syndrome. इसको हम लोग नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, तो आपने हार्ट फेलियर को रूल आउट करना है। हार्ट फेलियर रूल आउट होगा तो एआरडीएस डायग्नोज होगा। ठीक है, एलिवेटेड बीएनपी जो है ये फीचर है हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर बीएनपी रेज होता है। लंग कंप्लाइंस होती है कि लंग्स के अंदर कितना, जो हम लोग लंग इज लाइक ए गुब्बारा, हम गुब्बारा फुलाते हैं तो जब उसको छोड़े तो वापस चला जाता है। ठीक है, तो लंग कंप्लाइंस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। वेज प्रेशर होता है कि हम लोग राइट साइड से जाते हैं, एंड तक जाके उस ब्लड वेसल्स का प्रेशर मेजर करते हैं। वो प्रेशर बेसिकली राइट हार्ट का हमें लेफ्ट हार्ट का प्रेशर दे रहा होता है। ठीक है, तो वेज प्रेशर हम लोग मेजर करते होते हैं जब पेशेंट को माइटल स्टेनोसिस वगैरह हो और देखें कि उसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं डेवलप हो गई उस पेशेंट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात थी ARDS इज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। अच्छा जी, a 25-year-old healthy woman present with a cough lasting 10 days following an upper respiratory infection. She denies fever and dyspnea. Just reveals no normal findings. कफ है और निमोनिया के बाद, ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? तो इस पेशेंट को सिर्फ काउंसिल करेंगे, सिंपल छोटा मोटा कफ सिरप दे देंगे, उसको ऐसे दोबारा एंटीबायोटिक स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कफ होती है, किसी पेशेंट को निमोनिया हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो कुछ अर्से तक रहती है। अच्छा जी, a 22-year-old male present with sudden onset of dyspnea and originated chest pain. Is a no symptom history. Chest X-ray shows a small pneumothorax. अगर इस पेशेंट को निमोथोरेक्स है जो कि छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द इनिशियल मैनेजमेंट? अगर पेशेंट को प्राइमरी लंग डिजीज हो और निमोथोरेक्स का साइज भी लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, तो उस पेशेंट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको होती पहले से नोन केस होता है सीओपीडी का, आईएलडी का, या स्ट्रक्चरल लंग डिजीज पहले से मौजूद होती, तो फिर हम लोग जाते चेस्ट ट्यूब की तरफ। ठीक है, नीडल कंप्रेशन करके चेस्ट ट्यूब की तरफ जाते हैं उस पेशेंट के अंदर। स्मॉल निमोथोरेक्स ना आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ है। निमोथोरेक्स प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, ट्रोमेटिक हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अच्छा, और निमोथोरेक्स की वजह से इतना ज़्यादा एयर आ जाए लंग्स के अंदर कि वो हार्ट को पहली तरफ पुश करना शुरू कर जाए, उसको कहते हैं टेंशन निमोथोरेक्स। तो टेंशन निमोथोरेक्स में हमेशा आप नीडोथोरेकोटमी करके पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डालते हैं। अच्छा, 45-year-old obese man presents with complaints of excessive daytime sleepiness and loud snoring. His wife reports episodes of apnea during sleep. What is the best next step in diagnosis? तो ये सिनेरियो किस चीज़ का है बेसिकली, कि पेशेंट को हो क्या रहा है, एक तो ओबीज है, दूसरा खराटे बहुत लेता है, दिन टाइम सोता रहता है, रात को नींद नहीं आती। जो मोटा बंदा होता है ना, जब मोटा होगा उसका पेट का वजन जो है उस डायफ्राम पे आएगा। डायफ्राम जो है लंग्स को पुश करेंगे, तो लंग आपके पूरी तरह खुलते नहीं है, खुलेंगे नहीं तो
आहिस्ता आहिस्ता उनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, तो इन पेशेंट को ये बेसिकली वो सिनेरियो था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, वो ऐसे का। इन पेशेंट में हम पॉलीसोमनोग्राफी करवाते हैं, स्लीप स्टडीज इनको कहते हैं हम लोग। तो सोते हुए पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, उसकी पल्स, उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी ईसीजी मॉनिटरिंग, उसकी ईजी मॉनिटरिंग, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, a 30 year old HIV man with fever, cough, and dyspnea. Chest X-ray shows diffuse bilateral intestinal infiltrates. CD4 count is 150. What is the most likely treatment? CD4 CD4 काउंट HIV तो एक वायरस है ना, तो CD4 काउंट अगर लेस देन 300 हो जाए ना, तो उसको हम पेशेंट कहते हैं इसको एड्स हो गई है। ठीक है, तो इस पेशेंट को बायोलेटरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं अलोंग विद कफ। कफ जो है कि वो ड्राई है। ठीक है, तो पेशेंट को निमोसिस करना ही हो गया, या निमोसिस जिरोविशी भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो HIV का केस है और CD4 काउंट भी कम है, इसका मतलब उसको निमोसिस है। उसमें हम सेप्ट्रॉन देते हैं पेशेंट को। सेप्टन कम्स विद द नेम ऑफ, सेप्टन के अंदर होता है ट्राइमेथोप्रिमा सल्फामेथोक्साल्फोर। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी जो है फंगल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं, एसाइक्लोविर वायरल इन्फेक्शंस के लिए, और फ्लूकोनाजोल भी हम फंगल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। अच्छा जी, a 35-year-old immigrant presents with cough, night sweats, weight loss, Putin's is positive for AFPs. What is the most appropriate treatment? देखो, तो ये फुल फ्लेज टीबी का स्नैरियो है। तो टीबी का आपको पता है कि आपने 4 दवाइयाँ देनी है फॉर 2 मंथ्स के लिए, और 2 दवाइयाँ देनी है 4 महीने के लिए। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन था। ये वाली जो ट्रीटमेंट है आइसोनिazid और फेम्पिसिन फॉर 9 मंथ्स, बल्कि ये 3 मंथ्स के लिए देते हैं हम लोग लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो अकेली आइसोनिazid फॉर 9 मंथ्स देनी होती है, आइसोनिazid और फेम्पिसिन ऐड कर दें वो 3 मंथ्स के लिए देना होता है, तो उसमें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट है। टीबी में कभी भी सिंगल दवाई नहीं देते रेजिस्टेंस से बचने के लिए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो दवाई ज़ाया हो जाती है। इससे टीबी का जो डायग्नोसिस है वो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड डायग्नोसिस हो। डॉक्यूमेंटेड करके तो फिर हम लोग टीबी की दवाई शुरू करें, क्योंकि टीबी की दवाई पेशेंट ने लेनी है 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो डेफिनेटली उसका पीछे हमारे बैकग्राउंड हो कि इस पेशेंट को वाकई ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, जैसे जो स्मोकर पेशेंट में कफ, डिस्निया, exacerbation of respiratory symptoms, parameter shows FE1 of FVC less than 0.7 and an FE1 of less 60% predicted। ठीक है, तो स्मोकर है विद कफ एंड स्पुटम, तो क्या डायग्नोसिस हुआ? मोस्ट लाइकली COPD। COPD का जो पेशेंट होता है उसमें जो एयर फ्लो लिमिटेशन होती है वो फुली रिवर्सिबल नहीं होती। यही डिफरेंस होता है इसका एस्थमा के साथ। एस्थमा के अंदर हम पेशेंट को, एस्थमा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, जो आपकी एयरवेज हैं वो नैरो हुए होते हैं, हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देंगे वो ब्रोंको डायलेटेशन हो जाएगी, जबकि COPD में परमानेंट डैमेज हुआ होता है। ठीक है, तो इनके अंदर एयर फ्लो जो होता है वो मुस्तकिल तौर पर डैमेज्ड होता है, तो पूरी तरह रिवर्स नहीं होती। अच्छा जी, 70-year-old मेल प्रेजेंट विद फीवर, चेस्ट पेन, डिस्निया, कफ, chest shows pleural effusion, thoracentesis reveals pus in the pleural cavity. What is the best management? जब प्लूरल फिजन के अंदर पस आ जाए और उसकी pH डिक्रीज हो, ग्लूकोज डिक्रीज हो, तो उस पेशेंट को टेस्ट ट्यूब डालनी चाहिए। ठीक है, तो इस पेशेंट को हम लोग तो थोरेकोस्पी, ड्रेनेज या टेस्ट ट्यूब इंसर्शन करेंगे। ठीक है, जब तक पस ड्रेन नहीं करेंगे एंटीबायोटिक्स हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो एंटीबायोटिक्स का ज़िया होगा, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स आएंगे, और एंटीबायोटिक्स हो सकता है काम ही ना करें। बॉडी में जहाँ पे भी एब्सेस है उसको ड्रेन करना चाहिए। प्लूरोडिसिस होता है कि हम प्लूरा की दोनों जो लेयर्स होती हैं उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं,
तो प्लूरोडेसिस उसी सूरत में मुमकिन है जब हम वहां से पूरा प्लूरल फ्लूइड निकाल दें। तो प्लूरल फ्लूइड निकालने के लिए हमें चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी। अच्छा, 25-year-old woman present with worsening asthma symptoms, eosinophilia, and a brownish mucus plug. She is also noted to have history of bronchiectasis. What is the diagnosis test? What diagnosis test should be done first? अब इस पेशेंट में एस्थमा है विद म्यूकस प्लग्स, लेकिन एस्थमा के साथ इओसिनोफिलिया प्रोमिनेंट और ब्रोंकोएक्टेसिस है। एस्थमा के पेशेंट में ब्रोंकोएक्टेसिस नहीं होना चाहिए। एस्थमा की तरह की दो बीमारियां हैं, एक कहती है एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, और एक है आपकी, क्या मेरे एकदम देर से निकल गया, श्रक्स-स्ट्रास सिंड्रोम। ठीक है, श्रक्स-स्ट्रास सिंड्रोम, ये दो बीमारियां हैं जो एस्थमा लाइक हैं। ठीक है, तो इनमें जो एबीपीए है उसके साथ पेशेंट को ब्रोंकोएक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये देखना है ब्रोंकोएक्टेसिस देखने के लिए उसका कहाँ तक पहुंचा है, तो हम पेशेंट का एचआरसीटी करवाएंगे पहले। तो इसमें ऑप्शन थी फर्स्ट टेस्ट क्या है, तो फर्स्ट टेस्ट इनमें से जो रीजनेबल लग रहा है वो एचआरसीटी है। अच्छा, 64-year-old man with history of smoking present with persistent cough and unintentional weight loss. Chest CT reveals mass in the right upper lobe and hyponatremia. What is the most likely cause of the hyponatremia? हाँ, आप स्मोकर है विद वेट लॉस, तो पेशेंट क्या हो गया, सीए लंग, और सीए लंग के साथ क्या चीज़ एसोसिएट होती है, पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। तो हाइपोनाट्रीमिया उसका एज ए पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से है। तो ऐसा एडीएच है इस पेशेंट को ड्यू टू सीए लंग के पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, एडिसन डिजीज में पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हाइपरकनीमिया होता है। डिहाइड्रेशन में हाइपरनेट्रीमिया होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी हाइपरनेट्रीमिया होता है पेशेंट को। ठीक है, ऐसा एरिया ज़्यादा एसोसिएटेड है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ। जो आपने ना, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि कार्डियोलॉजी के साथ कुछ केसेस आप लोगों ने लाजमी तौर पे करने हैं। जो पल्मोनोलॉजी है उनमें टॉपिक्स तो मैं कहता होता हूँ कि लाजमी करें, एस्थमा, सीओपीडी, ट्यूबरक्लोसिस और सीए लंग, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये टॉपिक्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे करके जाने हैं। अच्छा जी, 34-year-old farmer present with fever, cough, dyspnea that develops hours after exposure to moldy hay. X-ray shows bilateral infiltrates. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो ये मोस्ट लाइकली फार्मर्स लंग है इस पेशेंट को। डेफिनेटली फार्मर है तो फार्मर लंग ही होगा। तो पेशेंट फिर ट्यूबरकुलोसिस में कोई भी है, ट्यूबरकुलोसिस में फीवर और कफ की हिस्ट्री होती, नाइट स्वेट्स की हिस्ट्री होती। तो इसमें चूंकि एक्सपोजर दे दिया हुआ है तो ये गिव वे डायग्नोसिस ही था कि यही चीज़ एक बनती है। सार्कोइडोसिस में ड्राई कफ होती है पेशेंट को। ठीक है, सीओपीडी में स्मोकिंग की हिस्ट्री आपको मिलती। अच्छा जी, a 60-year-old man smoker present with cough and new onset of hemoptysis. Chest X-ray shows a mass in the left lobe. What is the best step in management? अगर इस पेशेंट को अब सीए लंग है मोस्ट लाइकली, तो सीए लंग का हम लोगों को नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव टेस्ट करने हैं। इन्वेसिव टेस्ट में उसकी बायोप्सी करनी है कि क्या चीज़ है। उससे पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट किया जा सकता है पेट सीटी स्कैन करवा के, कि देखने के लिए कि कहाँ कहाँ तक उसका पहुंचा हुआ है मलिग्नेंसी। क्योंकि लंग मलिग्नेंसी जो होती है जब पेशेंट प्रेजेंट होता है ना, तो यूजली वो एडवांस्ड स्टेज पे ही पहुंचा हुआ होता है। सीए लंग और सीए स्टमक, ये दो ऐसे बीमारियां हैं जो एडवांस स्टेज पे ही पेशेंट आता है हमारे पास। शुरू में जो उनको मसले मसाइल होते हैं हम उनको समझते रहते हैं कि ये जो है वो इसकी अपनी नॉर्मल डिजीज की वजह से, लाइक सीओपीडी का पेशेंट है, वो हर वक्त खांसी उसको आती रहती है, हर वक्त उसको बलगम आती रहती है, तो वो यूजली उसको ऐसे ही समझता है कि को नॉर्मल जो मसला चलता रहता है हर वक्त। अच्छा, 45-year-old man with dyspnea
bilateral lung transplantation, spirometry shows progressive decline in FEV1। तो इसके अंदर खास बात क्या थी कि ट्रांसप्लांट हुआ है, अब उसको लंग जो है वो दोबारा उसकी जो FEV1 डिक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि हो रही है तो पेशेंट को रिजेक्शन हो रही है, बेसिकली इसमें आंसर वाज क्रॉनिक रिजेक्शन हो रही है उस पेशेंट को। ठीक है, एक्यूट रिजेक्शन होती तो विद इन कुछ अरसे में उसको वो हो जाता, प्रेजेंट हो जाता पेशेंट। इन्फेक्शन में फीवर होता, GERD के साथ कोई एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होती। अच्छा जी, a 55-year-old smoker presents with hemoptysis and hoarseness. His face is cushinite. CT scan shows a centrally located lung mass. What is the most likely diagnosis? ठीक है, ये वही। अब हेमोप्टिसिस स्मोकर के अंदर, स्मोकर है, हेमोप्टिसिस है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, टिपिकली किस चीज़ का सिनेरियो है? सी लंग का, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। अब कुशनाइड हुआ है, कुशनाइड का मतलब उसके बॉडी में स्टीराइड ज़्यादा हो गए हैं। तो स्टीराइड ज़्यादा किस चीज़ के अंदर होंगे? उसको सी लंग का कोई पेरिनियोप्लास्टिक कहा है। ठीक है, तो पेरिनियोप्लास्टिक सबसे ज़्यादा किस मलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के साथ PTH रेज होता है तो पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया होता है। जबकि स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ ACTH रिलीज होता है, ADH रिलीज होता है, तो इन पेशेंट्स को कुछ नाइट और SAADH ज़्यादा होता है इन पेशेंट्स के अंदर। अच्छा जी, 40-year-old man with emphysema presents with worsening dyspnea. He is a non-smoker but has a family history of early onset lung disease. यंग एज है, हिस्ट्री नहीं है स्मोकिंग की, फिर भी उसको क्या हो गया है? डिस्निया हो रहा है और फैमिली हिस्ट्री भी है। तो यंग एज में COPD डेवलप हो जाए तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट काज इज अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इसका आंसर था। यंग पेशेंट में जो कि नॉन स्मोकर भी है और क्या कहते हैं फैमिली हिस्ट्री भी है, तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के पेशेंट के अंदर जो सिनेरियो दूसरा आप लोगों को आ सकता है वो इसके साथ सिरोसिस डेवलप हो जाता है पेशेंट्स को। ठीक है, तो सिरोसिस भी एक इम्पोर्टेंट इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा जी, 45-year-old man with massive hemoptysis of 600 ml in 24 hours, his vitals are stable, chest X-ray shows consolidation in the right lower lobe, what is the immediate management? एक क्वेश्चन है, अब 600 ml खून ज़ाया हो गया, यानी कि 2 बोतलें बॉडी की, एक पिंट जो होता है ना 300 ml का होता है, ऑलमोस्ट 2 पिंट खून ज़ाया हो गया उसका। तो उसको हम लोगों ने एक साइड पे लिटाना है ताकि वो एस्पायरेट ना कर ले। ठीक है, तो इसमें अभी इमिडिएटली मेन जो काम करने वाला है, एक साइड पे लटा के उसको IV लाइन लेनी है, उसको फ्लोर लगाना है। ठीक है, ब्लड का अरेंज करवाना है, ब्लड का अरेंज करवा के उसको ब्लड लगाना है। तो इमिडिएटली ये वाले काम है करने वाले। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी और सर्जरी के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, उतनी देर में हम लोग ये काम करेंगे। इंट्यूबेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके सारे वाइटल्स अभी नॉर्मल है। A 32-year-old female on OCP is present with acute shortness of breath, bloody chest pain, and tachycardia. Physical examination shows no significant finding. बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है? OCP। ये मेरा दोस्त है एक इंग्लैंड में, उसने ना एग्जैक्ट यही सिनेरियो उसके साथ आया था। तो कहना मेरी बचत सिर्फ वजह से हो गई थी कि मैंने उसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ था कि OCP पे है पेशेंट। तो पेशेंट आई है, शौना से बात के बाद साथ कुछ देर बाद वो फोत हो गई। तो बेसिकली उसको क्या हुआ था? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिनेरियो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो बेस्ट टेस्ट जो है वो पल्मोनरी एंजियोग्राफी है। फर्स्ट टेस्ट पूछा होता तो हम लोग डी डाइमर्स कह सकते हैं। बेस्ट टेस्ट इज पल्मोनरी एंजियोग्राफी। एको पे हमें राइट हार्ट स्टेन नजर आ जाता होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। सर फर्स्ट APGs का पे बताइए। जी, डी डाइमर का आपने अगर सर बेस्ट होगा तो वो सिटी पल्मोनरी होगा, फर्स्ट टेस्ट का क्या बताया आपने सर? डी डाइमर्स। ठीक है।
सर ये डीवीटी में भी ये यूज होगा? साफदार है, डीवीटी होती है, वहीं से क्लॉट उठ के जाता है ना, वो जी मूव सर। करके आपके लंग्स में आ जाता है। जी सर। A 45-year-old alcoholic man presents with fever, cough, and false smelling sputum. Chest X-ray shows the cavity lesion with an airflow level in the right lower lobe. What is the most appropriate treatment? अच्छा, निमोनिया था, अल्कोहलिक हैं, अल्कोहलिक्स में होता क्या है, शराब पीते हैं, शराब पी के उल्टियां करते हैं, उल्टी जो है उनके लंग्स में चली गई, एस्पिरेशन हो गया। अब एस्पिरेशन की वजह से जो मुंह से एस्पिरेशन जाती है तो उसमें एनेरोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो है किस चीज़ का, लंग एब्सेस का, लंग एब्सेस का सिनेरियो है। इसके अंदर रिजेक्ट फीवर भी है, कफ भी है, स्पुटम भी आ रहा है, और आपको एक्सरे के ऊपर कैविटी लीजन है जिसके अंदर एयर फ्लो लेवल बना हो। एयर फ्लो लेवल कैसा नजर आता है, ऐसे कैविटी है ना तो उसके अंदर आपको ऐसे फ्लूइड, नीचे वाला फ्लूइड होगा जो एक लेवल मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। इसे यहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा खाली होता है, यहाँ पे एयर होती है, नीचे फ्लूइड है, यानी वो पास होती है बेसिकली, ठीक है। तो इस पेशेंट को हम लोग लंग एब्सेस के लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन है दैट इज क्लिंडामाइसिन, डेलासिन के नाम से आती है, हम लोग देते हैं पेशेंट, ठीक है। अभी मैंने इसको थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको देख के, तो इसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें जो बोली हैं उसके नोट्स बनाइएगा। मैंने थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टेस्ट बनाया था, अ, लेकिन ये आप लोगों को काम आएगा इंशाल्लाह। सर ये जो आपने टॉपिक्स बताए हैं, सीओपीडी, एस्थमा, और सर ये टीबी,